आज मैं लेट नाइट काम करके घर वापस जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक 17 साल की कमसिन सी लड़की दिखाई दी, जो कि एकदम से अकेली बारिश में भीगकर सड़क के किनारे चुपचाप खड़ी थी। और फिर मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, मैं तो अपना होश ही खो बैठा। और मैं मदद करने के बहाने उसके पास गया तो वह मुझसे बोली, अभी तो मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मेरा घर कहाँ पर है। और वह मुझसे जिद करने लगी। मैंने भी सोचा इतनी रात को इस कमसिन से लड़की को अकेला छोड़ना सही नहीं है, और घर पर मैं भी अकेला ही रहता था, इसलिए मैं उसे घर ले आया। घर आने के बाद ठंड से बचने के लिए मैंने आग जलाई और उसे अपना बदन पोंछने के लिए टॉवेल दिया। फिर मैं अपना कपड़ा बदलने लगे, परंतु उसी वक्त उस लड़की ने, जिसकी मैं अभी तक नाजुक परी समझ रहा था, वह तो कुछ और ही निकली। और उस लड़की ने पूरी रात मेरे साथ वो क्या, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जब से मैंने उसे देखा था वह बस मुझे प्यारी सी मासूम सी कली ही नजर आ रही थी। लेकिन वह तो आग थी जिसकी कशिश में मैं सारी रात। मेरा उम्र 24 साल हो रहा था और मैं एक डॉक्टर था। डॉक्टर का काम करने का कोई समय नहीं होता है। जब बुलावा जाता है तब उसे हर हाल में काम पर जाना ही पड़ता है। आज भी इमरजेंसी के कारण मैं लेट नाइट का अपने घर से निकला था और काम खत्म करने के बाद देर रात वापस अपना घर लौट रहा था। उस समय बारिश जोर की हो रही थी, परंतु मेरे पास 4 चक्का गाड़ी थी, जिसके कारण मैं हमेशा अपने काम पर आता जाता रहता था। अस्पताल से जैसे ही मैं अपने घर के लिए निकला कि अचानक से बारिश ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया और फिर जोर से बारिश होने लगी। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि आज देर तक काम करने की वजह से मैं काफी हद तक थक चुका था। उस समय रात के करीब 11 बज रहे थे और अभी मैं अपनी धुन में आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे रास्ते में एक 17 साल की कमसिन लड़की नजर आई। पहले तो मैंने अपनी गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि मैंने सोचा भला इस बारिश में इतनी रात को कोई लड़की अकेले इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है। मुझे लगा शायद मेरा कोई वहम है। मैं अपना घर पर अकेला ही रहता था, इसलिए जाने की कोई जल्दी नहीं रहती थी, परंतु आज कभी थका होने के कारण मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। और तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी थी। मैं तो उसे अनदेखा करके थोड़ा आगे ही बढ़ गया था कि न जाने कौन होगी, परंतु फिर आगे जैसे ही मेरी नजर 4 लड़कों पर पड़ी, जो बस स्टैंड में बैठे शराब पी रहा था और एक दूसरे से गंदी गंदी बातें कर रहा था। मुझे तो वह लोग बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे। और अचानक से मुझे उस लड़की को लेकर मन में डर बैठ गया कि कहीं इस चारों की नजर उस लड़की पर न पड़ जाए। और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को वापस घुमा लिया और लड़की के पास जाकर उससे कहा कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। परंतु वह लड़की मुझे कुछ ना बोली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखकर मैं भी उसे गौर से देखने लगा। उसे देखकर उसकी नीली नीली आंखों में मुझे डर साफ नजर आ रहा था। और वैसे भी रात का समय, सुनसान जगह और इतनी बारिश में कोई भी डर सकता था। मैंने उसे कहा, देखो यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, तो अपने घर चली जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। उसने मुझसे कहने के लिए अपना मुंह खोला और फिर अचानक से चुप हो गई और अपना सर झुका लिया। उसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे और वह एकदम से गोरी, कमसीन और मासूम नजर आ रही थी। उसके ओठों से बारिश का रस टपक रहा था। मैंने उससे फिर से पूछा, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? जल्दी बोलो, देखो बहुत जोर से बारिश हो रही है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ आता हूँ। मेरे बार बार कहने पर वह सिर्फ इतना बोली, मुझे अपने घर का पता नहीं मालूम है और मैं बहुत दूर से आई हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। फिर मैंने पूछा, इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो होगा ना? परंतु उसने फिर से ना में सिर हिलाई। उसकी मासूमियत देखकर मुझे अब डर लगने लगा था और मैं अचानक से उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़कर चला जाता हूँ तो हो सकता है इसके साथ कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए। परंतु मैं भी क्या करता। मैं तो अपने घर में अकेला रहता था और अनजान लड़की को अपने घर नहीं ले जाना चाहता था कि कल अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरी नौकरी पर भी आफत आ सकती थी, क्योंकि मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत ही मेहनत, लगन और कठिन परिश्रम से पूरा किया था। मेरे माँ पिताजी तो नहीं थे, मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहता था, लेकिन अपनी काबिलियत के बल पर मैं आज डॉक्टर बन गया था। मैंने उसे फिर गौर से देखा और कहा, देखो रात काफी हो गई है,
एक काम करो, तुम अभी मेरे घर चलो और कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर भेजने का बंदोबस्त कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने राहत भरी सांस ली और मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने मुझ पर बहुत ही भरोसा हो गया था। वह मेरी गाड़ी में सामने वाली सीट पर बैठ गई और मैं उसे लेकर घर आ गया। रात काफी हो गई थी और अब रात के 12 बजने वाले थे। मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी और जैसे ही हम दोनों सीढ़ियों से ऊपर आने लगे, बहुत ही जोर से बादल की आवाज आई। उसकी आवाज इतनी तेज थी, डर के मारे वो लड़की मेरे शरीर से एकदम से चिपक गई। भीगी भीगी सी वह कमसिन सी लड़की मेरे शरीर में ऐसे लिपटी हुई थी और मैं 24 साल का एक जवान लड़का था। मेरे अंदर तो ज्वालामुखी फटने लगा था, पर मैं उस मासूम के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, या फिर कर जाता मुझे खुद कुछ पता नहीं था। मैंने भी उसे जोर से पकड़ लिया और कहा, घबराइए मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परंतु उसकी जिस्म की आग मेरे अंदर की आग के तपिश को बढ़ा रही थी और मेरा मन बहक रहा था। मेरे अंदर तेज इच्छा जाग रही थी, या फिर मेरे मन मेरे बस में नहीं था। मुझे उसे छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था। फिर मैं उसे लेकर अपने घर के अंदर आ गया और तब तक वह यूं ही मेरे से चिपक कर खड़ी रही। और जैसे ही मेरे घर के अंदर आई, मेरे से अलग होकर मेरे घर को अपने चमकती हुई आंखों से देखने लगी, जैसे मानो वो घर नहीं कोई अजूबा हो। और फिर वह मुस्कुराने लगी। अब उसे देखकर मुझे भी हंसी आ रही थी। आज पहली बार मैं अंदर ही अंदर इतना खुश महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से एक तौलिया खुद लिया और उसे दे दिया और कहा, जल्दी जल्दी इसे अपने आप में पोंछ लो। परंतु वह तो भीगी हुई हालत में भी गोल गोल घूमने लगी थी और मेरे घर में इधर उधर नाचने लगी, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जबकि भीगा होने के कारण मुझे ठंड सी लग रही थी, क्योंकि बारिश इतनी जोर हो रही थी कि मौसम ठंडा हो गया था। मैंने जल्दी से ठंड से बचने के लिए आग जलाई और उसे कहा, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। परंतु उसने कहा, नहीं, मुझे ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे भीगे रहने की आदत है। मुझे तो उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर वह क्या कहना चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना कपड़ा चेंज करने लगा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। मैंने उसे अपना नाइट गाउन दिया और कहा, लो जल्दी से तुम अपना कपड़ा चेंज कर लो। और फिर मैं दूसरे कमरे में आकर अपना कपड़ा चेंज करने लगा कि तभी वह पीछे से आकर मुझे पकड़ ली और कहने लगी, आप मेरे से दूर मत रहो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैंने उससे कहा, मैं यहीं पर हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम उस पर्दे के पीछे जाकर अपना कपड़ा बदल लो, क्योंकि पर्दे के पीछे मैंने अपना चेंजिंग रूम बनाया था, क्योंकि डायरेक्ट बाथरूम से निकलने के बाद मैं उधर ही अपना कपड़ा बदलता था। कारण उधर का एरिया पूरा उथल फुथल रहता था और उस पर्दे से इस तरफ का भाग मेरा बेडरूम था, जो कि मैं बहुत ही सजा कर रखता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही काम करने की आदत था। क्योंकि मैं अनाथ आश्रम में रहने के कारण समय से पहले ही बड़ा हो गया था और सारा काम खुद ही करता था। इस पर मेरे कहने पे वह चेंजिंग रूम में जाकर कपड़ा चेंज करने लगी और फिर जब वह नाइट गाउन पहनकर मेरे सामने आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वह तो कमाल की लग रही थी, क्योंकि वह मेरे नाइट गाउन थे, इसलिए उसका आधा पैर उस नाइट गाउन में दिख रहा था। और जैसे ही मेरी नजर उसके पांव पर गई, वह चांदी सा चमक रहा था। मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई पहाड़न लड़की हो, पर यह केवल अब मेरे मन में आए विचार था। असल में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह लड़की है कौन और कहाँ से आई है। ऐसे अजनबी लोगों को तो कभी शरण ही नहीं देना चाहिए, पर उसकी मासूमियत देखकर मुझे उस पर विश्वास हो गया था कि वह अच्छी लड़की है और कोई फ्रॉड नहीं है। परंतु उसने वह नाइट गाउन अपने गीले कपड़े को ऊपर ही पहन रखे थे, जिस कारण उसका गाउन थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ लग रहा था। मैंने उससे कहा, यह तुमने किस तरह कपड़े पहने? तुमने अपने भीगे हुए कपड़े खोलने के बाद ही गाउन पहनना चाहिए था। उसने वह गाउन मेरे सामने ही उतार दिए तो मैंने देखा कि उसके कपड़े उसके बदन से पूरी तरह चिपकी हुई थी। और इस तरह उसे देखने के बाद मेरे अंदर एक अजीब सा उतावलापन छाया जा रहा था। मैं अपनी नजर कितना भी हटाने की कोशिश करता, फिर भी मेरी नजर उस पर ही चला जा रहा था। मैंने उसे दोबारा कहा, अच्छा ठीक है, तुम दोबारा से ये गाउन पहन लो और चलो आग के पास जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे। परंतु वह तो चुपचाप मेरे सामने खड़ी रही थी। आखिर मजबूरी में मैंने अपनी टॉवल उठाई, उसके बदन को पोंछने लगा तो मैंने देखा कि उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और उसका गला सूखता हुआ जा रहा था। गला तो मेरा भी सूख रहा था, परंतु मैंने उसके बालों को अच्छी तरह से पोंछा और फिर कहा, लो अब यह गाउन पहन लो।
पर वह कुछ नहीं कह रही थी, एक जगह स्थिर खड़ी थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा और फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं इस कमरे से ही बाहर चला जाता हूँ, तुम यहीं पर अपना कपड़ा चेंज कर लो। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उसके नाजुक हाथ मेरे हाथों को छुआ, मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ गया और मुझे ऐसा लगा मानो 440 का वोल्ट लगा हो। उसने कहा, मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। आप ही मुझे कपड़े चेंज करवा दीजिए। उसकी यह बातें सुनना था कि मेरी सांसें गले में अटक गई। मैंने सोचा, यह कैसी लड़की है जो कि मुझे अपने कपड़े बदलने को कह रही है। आखिर यह मुझे जानती ही कितना है। बस 2 घंटे पहले ही तो मैं इससे मिला हूँ, परंतु मैं क्या करता। वह बार बार मुझसे यही कह रही थी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लगता है और आप ही मुझे कपड़े चेंज करवा दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहना। और फिर मैंने देखा, उसने मछली से डिजाइन की लाल कलर की गाउन पहने हुई थी। न जाने वह किस चीज की बनी थी, परंतु वह कपड़े उसके बदन से बिल्कुल गूंद की तरह चिपका हुआ था। मैंने अपना आंख बंद कर लिया और उस लड़की का कपड़ा चेंज करवाने लगा, क्योंकि मैं उस टाइप का लड़का नहीं था जो कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाता। और तो और दूसरी बात यह भी थी कि मैं उसके जिस्म को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि एक जवान लड़का अपने आप को कितनी देर तक काबू में रख सकता था और फिर उसे देखने के बाद मैं बेकाबू भी हो सकता था। इसलिए मैंने अपना आंख बंद कर लिया था। मैं आंखें बंद करके जब उसका कपड़ा बदलने लगा, तो मुझे उसके जिस्म छूने पर एक अजीब सा एहसास हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका जिस्म रेत का बना हुआ हो। और मुझे अंदर ही अंदर बहुत हैरत हो रही थी। बार बार रेत का एहसास होने पर मैंने अपना आंख खोल दिया और जैसे ही मैंने उसके जिस्म को देखा, मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके दूध से सफेद पूरे जिस्म पर रेत लगी हुई थी और वो रेत हटाना बहुत ही जरूरी हो गया था, नहीं तो उसे इन्फेक्शन हो सकती थी। क्योंकि मैं एक डॉक्टर था, मुझे पता था किस चीज से कब क्या हो सकता था। उस हालात में मैं उसे बाथरूम लेकर गया और उसे अच्छे से नहलाने लगा, क्योंकि जिस पर इतने सारे रेत थे, बिना नहलाने के वो नहीं निकलता। और मैं उसे अच्छे से नहलाने लगा। जैसे ही उसकी हालत को देखकर मैं जज्बाती हो गया था और मेरे दिमाग में यह सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर उसके शरीर पर इतने सारे रेत कहाँ से आ गए। कहीं यह घर से भागकर नदी के रास्ते तो नहीं आई है। परंतु सवालों के बीच में जैसे कि मेरी नजर उसके जिस्म पर पड़ती, उस पर मैं मदहोश होने लगता था। इस तरीके से मैंने उसे बालू से मुक्त किया और उसे साफ करके उसके अंगों को टॉवेल से सुखाया। फिर उसे गाउन पहना दिया और उसके कपड़े सूखने के लिए छोड़ दिए। फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये लड़की मेरे सामने कपड़े उतारने के लिए तैयार कैसे हो गई, और वो भी बिना किसी झिझक के। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। मैंने अपने हॉस्पिटल में हजारों तरह के पेशेंट देखे थे। रोज मुझे नए नए मरीज से सामना होता था, परंतु आज तक मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी थी। आखिर ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में कैसे आ गई। और अब मैं डॉक्टर होकर इस अजीब तरह के ख्यालों में खो गया और अपने आप से ही सवाल करने लगा था कि कहीं लड़की कोई हसीन जलपरी तो नहीं है जो समंदर से निकल कर आई है। मेरी नजर जब जब उस पर पड़ती, वह मुझे हद से ज्यादा मासूम लगती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे भूख जोर से लगी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें भूख लगी है? उसने हाँ में सर हिलाया। मैं अपना घर का बच्चा खाना लेकर आ गया और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाते हुए वो लड़की बिल्कुल खामोश थी और न जाने क्या सोच रही थी। और जब हम लोगों ने खाना खा लिया, तब मैंने उससे पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम कहाँ से आई हो? क्या किसी लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है? तुम रात में अकेले उस जगह पर क्या कर रही थी? तुम मुझे सच सच बताओ। तब वह मुझसे बोली, नहीं, मैं किसी के साथ भागकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं समंदर के रास्ते आई हूँ। मैंने कहा, तुम कोई जहाज से आई हो? उसने कहा, नहीं, तैरकर आई हूँ। परंतु मुझे उसकी किसी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा, कोई भी समुद्र से तैरकर किसी दूर देश से कैसे आ सकता है, और भला क्यों आई है? मैंने पूछा, तुम अपना घर छोड़ इतनी दूर क्यों आई हो? उसने कहा, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी और मैं अपने मनपसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी, परंतु पापा अपने पसंद के लड़के से मेरी शादी करा रहे थे, इसलिए मैं घर छोड़ के इतनी दूर आ गई। मैंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा, मुझे पता है मेरा घर कहाँ है। और फिर वह समंदर की तरफ इशारा करने लगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कुछ देर बाद उस लड़के ने अपने हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दिया और मेरे एकदम करीब आकर बैठ गई।
और मुझसे इस कदर चिपक गई कि हमारे बीच की सारी दुनिया नजदीकियों में बदल गई। अब मेरा अपने आप पर काबू नहीं था, मैं सब कुछ भूलकर उस पल में ढलने लगा था। वो लड़की न जाने कहां से तैर कर आई थी और अब मुझे सबसे अलग लग रही थी, और मेरे लिए वह एक पहेली बन गई थी। कभी मुझे पहाड़न तो कभी मुझे वो जलपरी लगती थी। अब उसे मैं पूरी तरीके से पाने के लिए मेरी जी मचलने लगा था, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं उसे पा लूं तो मैं सबसे अलग बन जाऊंगा। परंतु मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं करना चाहता था, और अपने आप को कंट्रोल करके रखे हुआ था। फिर उस लड़की ने अपना सर मेरे कंधों पे रख दिया और मेरे हाथों को अपने हाथों से दबाने लगी। मैं उसके बालों को सहलाने लगा, जो कि अभी भी आधा भींगा हुआ था। मेरा बाल सहलाना उसे अच्छा लग रहा था, और वह जो मेरा हाथ दबा रहे थे उससे मेरे अंदर एक अजीब सी करंट दौड़ रहा था। अभी यह सब हो ही रहा था कि अचानक से वो लड़की उठकर मेरे ओठों पे अपना ओठ रख मुझे गहराइयों तक चूमने लगी। अब मुझे उसके शरीर से समंदर की खुशबू आने लगी थी, और एक अजीब सा एहसास मेरे अंदर दौड़ने लगा था। अब मैं अपने आप को और काबू में नहीं रख सकता था, और फिर मैं भी उसे पकड़कर अपनी गोद में उठाकर वहीं जमीन पर लिटा दिया। अब वह मेरे अंदर इतनी आग बढ़ चुकी थी कि वह जमीन का फर्श भी मुझे फूलों का फर्श लग रहा था, और कहीं से भी ठंड का कोई नामो निशान नहीं लग रहा था। मैं उसकी तरफ इस तरह आकर्षित हो गया था कि अब मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, और मैं उसके गहराइयों तक प्यार करने लगा था। मैं आगे और कुछ करता इससे पहले ही उस लड़की ने झट से अपना गाउन उतार दिया, और अब तो मैं सब कुछ भूलकर उसके आगोश में इस तरह समा गया कि जिस तरह के समुंदर में मोती, और मैं उसे जी तोड़ प्यार करने लगा। जब तक कि मेरे अंदर की आग ठंडी ना हो गई, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं इस समुद्र से कभी बाहर ही ना निकलूं। परंतु किसी चीज की इंतहा होती है, और जब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया तो फिर कब मेरे ऊपर नींद का बेहोशी छा गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और वह लड़की भी मेरे से चिपक कर सो गई। और फिर जब हम दोनों की आंखें खुली तो दिन के 2 बज रहे थे। मैंने देखा कि वो लड़की उठकर मेरे सामने बैठकर बस मुझे ही निहार रही थी। मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई, ऐसी चमक की जैसे हीरो में होती है, और उसके हाथों में एक कॉपी कलम था। मुझे लगा शायद वह कोई चित्र बना रही है, परंतु जब मैं उसे गौर से देखा तो वह कहीं का नक्शा बना रही थी, इतनी दूर समझ से उस पर जहां से बिना नौका के नहीं जा सकती थी। उसने मुझे बताया कि यह मेरे घर का नक्शा है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे घर तुम्हें पहुंचा देता हूँ। और फिर दूसरे दिन मैंने एक मशीन से चलती हुई नौका को किराए पर लिया और निकल पड़ा उस जलपरी के साथ उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और जब वह नाव से मैं चलने लगा तो अचानक से मुझे डर लगने लगा कि मैं इस लड़की को जानता तो नहीं हूँ, और इसके साथ मैं बिना कुछ सोचे समझे कहाँ जा रहा हूँ। और फिर वह समुद्र से इतना दूर, और तो और मुझे तैरना भी नहीं आता था। अगर मैं डूब गया तो डर के मारे मेरा चेहरे का रंग उड़ गया, और फिर मैं भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ता गया। काफी दूर आगे निकल जाने के बाद अचानक से हमारी नाव एक बड़ी सी पत्थर से टकरा गई, और फिर मैं उस पानी की गहराइयों में चला गया, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक टापू पे पाया। वो लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मर गया हूँ। परंतु मैंने फिर देखा कि उस लड़की के साथ और भी कई सारी औरतें खड़ी थी, जो कि सब मुझे ही निहार रही थी। और मैंने अपने आप को चिकुटी काटी, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। फिर उसने कहा इस टापू पे ही मेरा घर है। मैंने देखा कि वह टापू एक छोटा सा गांव के रूप में बसा हुआ था, जहाँ पर 20-30 घर बने हुए थे। समुद्र के बीचों बीच में यह टापू एक अजीब सा मुझे प्राकृतिक आनंद दे रहा था। मुझे देखने के लिए और भी वहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, और सभी मुझे हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे। तभी वह लड़की एक औरत के पास जाकर कहने लगी, माँ, यही मेरी मोहब्बत है और सपनों का राजकुमार है, जिसके लिए मैं इधर उधर भटक रही थी, और मैं अब इससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, और मुझे ऐसा लगा कि जीते जी मुझे किसी ने आग में डाल दिया है। मैं जल्दी से खड़ा हो गया और उन लोगों को देखने लगा, परंतु वह लोग मेरे आदर सत्कार करने लगे और मुझे बहुत सारा प्यार सम्मान देने लगे। फिर वह लोग मुझे अपना खेत खलियान और घर वगैरह सब दिखाने लगे। उनका गांव बहुत ही सुंदर था। उस टापू पे चारों तरफ हरियाली ही थी, चिड़िया की चहचहाहट, और सबसे बड़ी बात तो ये लोग आपस में बहुत ही प्रेम और सम्मान साथ रह रहे थे। फिर वह लोग कहने लगे कि हम लोग मछली पकड़कर और छोटी मोटी खेती कर कर अपना घर चलाते हैं, और इसी मीठी झील के पानी को पीते हैं।
कुछ दिन वहां पर गुजारने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसी लड़की के साथ अपना जीवन गुजारूंगा और बाकी की जिंदगी इन्हीं लोगों के साथ बिताऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो प्राकृतिक आनंद मिल रहा था वह मुझे शहर की रोशनी में नहीं मिल रहा था। यहाँ मुझे वह मिल गया था जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था, वह था दिल का सुकून। धीरे धीरे उन लोगों में से मैं बिल्कुल ढल गया और फिर हमारी धूमधाम से शादी हो गई। और अब तो मेरी पत्नी ने मुझे तैरना भी सिखा दिया था। हम दोनों अक्सर तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक आ जाते थे और अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लेते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।